PFSC 2023 written examination result was declared, and after that so many questions from so many students. So I am discussing some of the questions students asked and a detailed plan how you will move, what next, and all things. See, always remember this is a journey. And now after your result, means in written examination 2323 candidates were selected, 2323 candidates were qualified written examination. After that, you have process such as DAF. Filling of DAF means detailed application form, your physical, medical, after that personality test. तो ये कंटिन्यूअस जर्नी है। आप जब रिटन क्वालिफाई हुए हो, इसका मतलब है इस समय एक तरह से हम देखें तो करीब करीब आप 98% लोगों से बेटर हो। इसका मतलब है कि आप करीब टॉप 2% में आ गए हो। लेकिन यही स्टार्ट, ये एक तरह से सीरियसनेस का स्टार्ट है, स्टार्टिंग पॉइंट है। अब जो आपका है चैलेंज है मेन, इसमें से जनरली इट इज नॉट हाइपोथेटिकल सिचुएशन, इट इज रियलिटी। ये जितने भी कैंडिडेट्स हैं, इसमें से हाफ प्लस जो हैं वो फिजिकल और मेडिकल में बाहर हो जाएंगे। दिस इज द ट्रूथ। अब इसमें से हाफ फिजिकल और मेडिकल में बाहर हो जाएंगे इन द सेंस है कि कुछ कैंडिडेट्स हैं कि शायद वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ही क्वालिफाई नहीं करेंगे, तो वो पहले ही वहां तक नहीं जाएंगे। जैसे कुछ ऐसे कैंडिडेट्स होते हैं जो फॉर्म तो फिल कर दिए, एग्जाम दे दिए, रिटन क्वालिफाई हो गए, लेकिन उनका ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुआ है लास्ट डेट DAF के फिल करने तक, तो उनकी कैंडिडेचर तो ऑब्वियसली वो एलिजिबल नहीं है, वो आप कर नहीं सकते हो। और बहुत सारे लोग, किसी का पता चला कि हाइट थोड़ा कम है, किसी का पता चला कि कुछ जो चेस्ट है, मान के चलो मेल में चेस्ट का तो वो नहीं पूरा हो रहा, कुछ है एक्सपेंशन नहीं कर रहे हैं, कुछ है फिर उसके बाद फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में पास हुए तो फिर फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट में पास नहीं हो पाए। कुछ लोग हैं 100 मीटर रेस नहीं कर पाए, कुछ है 800 मीटर नहीं कर पाए, कुछ लॉन्ग जंप नहीं कर पाए, कुछ शॉर्ट पुट नहीं कर पाए। यहाँ से पास हुए तो मेडिकल में पता चला कि किसी का ओवरवेट है, पता चला कि किसी का ब्लड में कुछ प्रॉब्लम, तो वो आपका आपके कंट्रोल में फैक्टर नहीं है, किसी की आई में प्रॉब्लम है, कुछ भी, तो हाफ प्लस कैंडिडेट्स जो हैं वो बाहर हो जाते हैं। अब ये मैं न तो मैं निगेटिव आपको बता रहा हूं और न मैं डरा रहा हूं, ये एक वास्तविकता है, रियलिटी है। आप अपने को बेटर जानते हो। ये जो 2323 कैंडिडेट्स हो, क्या मैं सबको जानता हूं? नहीं, मैं लिमिटेड कैंडिडेट्स को ही जानता हूं। मैं इसमें से 100 प्लस कैंडिडेट्स को, 200 प्लस कैंडिडेट्स को जानता हूं। तो बहुत सारी चीजें जिनको मैं पर्सनल रूप से जानता हूं या जिनसे कम्युनिकेशन पर्सनल वे में होती है, तो उनके बारे में मैं बहुत कुछ जानता हूं, लेकिन मैं सबके बारे में नहीं जानता हूं। तो इसमें से कुछ ऐसे कैंडिडेट्स एवरी टाइम होते हैं कि जो शायद शायद मैं बता रहा हूं कि यदि उनको मौका मिलता है इंटरव्यू देने का, पर्सनालिटी टेस्ट देने का, तो शायद वो टॉप 10 में आ सकते थे, लेकिन वो फिजिकल और मेडिकल किसी में बाहर हो जाते हैं। दिस हैपेंस एवरी टाइम। सो जो भी क्वालिफाई हुए हो, एक्सेप्ट योर सेल्फ कि नाउ आई मीन टॉप 2%, यानी 98% लोगों से आप बेटर हो। तो अपने को ये फील करो और फिजिकल वगैरह प्रॉपर स्टार्ट करो। अब डिटेल में कि अभी क्या होता है, अब ये सारी चीजें मैं एक ही वीडियो में नहीं कर सकता हूँ। जैसे DAF है तो DAF के सेपरेट आपको वीडियो बनाऊंगा, उसमें मैं जो सेलेक्टेड कैंडिडेट हैं ऑब्वियसली उनके जो भी पर्सनल डाइट इंफॉर्मेशन होते हैं वो मैं हाइड करके ये करता हूँ, किसी का भी मैं प्रॉपर उस ढंग से डिटेल नहीं कर सकता हूँ, लेकिन अदरवाइज बहुत सारी चीजें जो जरूरत है वो आपको मिल जाती है। तो DAF नेक्स्ट प्रोसेस होगा, तो ऑब्वियसली उस पर मैं डिटेल बाद में ये बताऊंगा। ये अभी नॉर्मल भाई चीजों को बता रहा हूँ कि DAF क्या होता है। DAF है डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म। एक फॉर्म आपने रिटन एग्जामिनेशन देने के लिए भरा था, यानी कि जो ओरिजिनली आपका अप्रैल मई के टाइम में जो आपने फॉर्म भरा था, वो फॉर्म प्रिलिमिनरी फॉर्म था। उसमें आपने अपने बेसिक इंफॉर्मेशन पुट की है। अब UPSC 3 लाख प्लस कैंडिडेट सपोज अप्लाई किया, तो क्या 3 लाख ऑल कैंडिडेट्स का UPSC चेक करेगी कि इस कैंडिडेट के जो फॉर्म में क्या है नहीं है? नो। तो आपको ये लिखा हमेशा, देखो रिजल्ट ही रहता है तो उसमें प्रोविजनल लिखा रहता है कि आपका कैंडिडेचर फाइनल नहीं है। आपको चेक करने के बाद किसी भी टाइम आप यदि एलिजिबिलिटी किसी भी फॉर्म में क्राइटेरिया क्वालिफाई नहीं कर पाते हो तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। इवन
सिलेक्शन फाइनल मिलने के बाद, फोर्स एलोकेशन होने के बाद यदि कुछ भी प्रॉब्लम है किसी भी टाइम, तो आपका कैंडिडेचर कैंसिल किया जा सकता है। तो डीएएफ का मतलब होता है डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म, यानी कि जो नॉर्मली पहले भरा था वो प्रिलिमिनरी फॉर्म था एक तरह से। अब ये डीएएफ में आपको अक्टूबर में एनी टाइम में भी फर्स्ट वीक या बाई 10th of अक्टूबर आपको डीएएफ रिलीज कर दिया जाएगा, उसमें आप भरोगे। तो डीएएफ में डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म में आप जितने चीजों को लाइफ में एक तरह से जो है वो सारी चीजों को लिखोगे, ऑब्वियसली सारी चीजों को नहीं, मतलब जो लिमिटेड एक फॉर्मेट है। a lot ऑफ टाइम मैं जैसे कैंडिडेट को बोलता हूँ ना कि इंट्रोड्यूस योर सेल्फ बियॉन्ड योर डीएएफ, तो बोलते हैं सर डीएएफ में तो सब है, मैंने सब तो नहीं है, ये चीज है। a lot ऑफ थिंग्स, मतलब एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में जो रिक्वायरमेंट इन्फॉर्मेशन होती है वो आपको डीएएफ में फिल करना है, तो वो अक्टूबर के आसपास करीब आपका रिलीज होगा। तो डीएएफ में एक तो आपको फोर्स प्रेफरेंसेस बहुत मायने रखता है कि आपको कौन सा फोर्स में जाना है। किसी को ब्लाइंड रूप से ये फॉलो मत करो भीड़ को, कि किसी को बीएसएफ यदि अच्छा लगता है तो आप बीएसएफ प्रायोरिटी दो, सीएसएफ अच्छा लगता है तो सीएसएफ प्रायोरिटी दो, सीआरपीएफ अच्छा लगता है तो सीआरपीएफ प्रायोरिटी दो। और कभी भी ये ना सोचो कि कुछ ऐसे लोग होते हैं कि सर सियासत में थोड़ा आराम रहेगा, एसएसबी में तो आराम तो सबसे अच्छा है कि आप प्राइवेट सेक्टर में, आप इंजीनियरिंग ग्रेजुएट यदि हो तो जाओ उसमें प्राइवेट सेक्टर में, एयर कंडीशन में 5 डेज जॉब, आप चाहो तो वर्क फ्रॉम होम भी कर सकते हो। लेकिन आपने सीएसएफ यदि ले लिया तो एयरपोर्ट पे वर्क फ्रॉम होम तो नहीं कर सकते हो ना, सिक्योरिटी घर से ही आप AK-47 लेकर के, ये तो आपको जाना ही पड़ेगा। तो चीजें आप उस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, आप अपने इंटरेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो। तो ये नहीं कि भीड़ में हमें हमें क्या चाहिए, और उस पर थॉट दो, उस पर सारे फोर्सेस को स्टडी करो, क्या उनके पॉजिटिव हैं, क्या निगेटिव हैं, आपके क्या स्ट्रेंथ है, आपके क्या वीकनेसेस हैं, ये सारे को एनालाइज करो। लॉट ऑफ कैंडिडेट्स होते हैं जब डीएफ भर देते हैं उसके बाद बोलते हैं सर मैंने ये किया, क्या गलती हो गई मेरे से। यार अब जब भरने से, फॉर्म भरने से, डीएफ भरने से पहले यदि आप हमसे पूछेगा तो मैं उसके पॉजिटिव और निगेटिव बताऊंगा, मैं ये नहीं बताऊंगा कि भाई कौन सा फोर्स। अब आपको निर्णय लेना है कि ये फोर्स आपके लिए बेटर है। तो फोर्स प्रेफरेंस को ध्यान रखना। ए लॉट ऑफ टाइम देखोगे कि टॉप 10 में कुछ ऐसे कैंडिडेट्स हैं, बीएसएफ ले लेते हैं कभी सीएसएफ लेते हैं, आईटीबीपी लेते हैं, बहुत सारे सीएसएफ मेजोरिटी कैंडिडेट्स लेते हैं, दिस इज द ट्रूथ ऑफ द डे। लेकिन कोई भी फोर्स में आप देखोगे कि हर फोर्स की अपनी पॉजिटिव है, अपनी निगेटिव है, अपने अपने, और फोर्सेस का डाइवर्सिफिकेशन एवरी में है। कुछ में जैसे देखोगे कि मोर डाइवर्सिफिकेशन, जैसे सीआरपीएफ मोस्ट डाइवर्सिफाइड फोर्स, लेकिन वहाँ यूनिक टाइप के अपने चैलेंजेस होते हैं, तो फोर्स है लोग ये में आपको फोर्स प्रेफरेंसेस में। दूसरी बात ये है कि जैसे आप अपने हॉबीज वगैरह डालते हो, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, उसमें आपको ध्यान रखना है। लैंग्वेज जब फील करते हो उसमें बहुत सारे कैंडिडेट एवरी टाइम, आई थिंक कि 25% कैंडिडेट्स एवरी टाइम जो है लैंग्वेज वाले में कुछ ना कुछ मिस्टेक करते हैं। तो ठीक है, मतलब वो बहुत ज्यादा हार्मफुल नहीं है, वो प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप डीएफ फील करने से पहले तो वो मैं सारे डिटेल्स डिस्कस करूंगा। तो डीएफ, वंस डीएफ आपने फील कर लिया, जब डीएफ फील कर लिया तो नोडल फोर्स आपका आईटीबीपी है। नोडल फोर्स का मतलब है कि वो फोर्स जो आपके फिजिकल मेडिकल और सारे कोऑर्डिनेशन है वो ये करेगी, तो नोडल आईटीबीपी आपका नोडल फोर्स है। तो जो भी आपको ये आएगा फिजिकल मेडिकल का एडमिट कार्ड, तो एक तो आपको ईमेल में आएगा और ए लॉट ऑफ टाइम स्पैम वाले फोल्डर में भी आ जाता है। तो आपको रेगुलर रूप से आईटीबीपी वेबसाइट या फिर जैसे फॉर एग्जांपल किसी भी चैनल से किसी भी ग्रुप में जुड़े हुए होते हो तो आपको पता चल जाता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल आप हमसे जुड़े हुए हो तो मैं रेगुलर रूप से अपडेट करते रहता हूँ चीजों को, या किसी भी से जुड़े हुए रहो। मैं किसी को भी ये नहीं कहूंगा कि आप हमसे ही जुड़े, जिनसे आपको अच्छा लगता है उनसे जुड़ोगे तो आपको पता चलता रहेगा। लेकिन आप अपने स्तर पे भी चाहो तो आईटीबीपी का जो वेबसाइट है उसको, रिक्रूटमेंट वाला जो वेबसाइट है उसको विजिट कर सकते हो, और अपने ईमेल आईडी को भी बीच बीच में चेक कर सकते हो कि हाँ रेगुलर रूप से तो आप लोग करते होगे। तो ये, तो वंस आपका जो डीएफ फेल हो जाएगा अक्टूबर में एनी टाइम, तो जो आपका फिजिकल होगा, फिजिकल और मेडिकल, वो मोस्ट प्रोबेबली आपका नवंबर में, मोस्ट प्रोबेबली मैं कह रहा हूँ नवंबर एंड में स्टार्ट होगा, क्योंकि कैंडिडेट्स ज्यादा हैं। तो 2323 हैं, तो इसमें देखो कुछ कैंडिडेट ऑलरेडी 22 में सेलेक्ट हो चुके हैं, उनका भी रिटर्न है में रिजल्ट हो गया है, क्योंकि रिटर्न का जो एग्जाम था वो पहले आया, यानी कि 6th को रिटर्न था, और 7th को आपका जो सॉरी जो आपका रिटर्न एग्जाम पहले हो गया था और रिजल्ट बाद में आया। तो उसके कारण से जो ये कैंडिडेट्स हैं, कुछ लोग जो 22 में सेलेक्ट हो गए वो भी यहाँ आ गए, तो वो बाहर होंगे, और कुछ कैंडिडेट और, तो मान के चलो कि
सपोज करो 2100 कैंडिडेट फिजिकल मेडिकल में अपियर होते हैं, तो बहुत सारे लोग फिर उसमें से बाहर होंगे, तो इसमें से थोड़ा टाइम लगेगा। डिफरेंट एरिया में जिस सेंटर पे आपने एग्जाम दिया है, तो उसके कोशिश उसी एरिया के आसपास में दिया जाता है। लेकिन सब कैंडिडेट्स के लिए मान के चलो कि जिस सिटी में आप रह रहे हैं वहीं मिल गया, और कुछ कैंडिडेट के लिए है कि आपका जो पीईटी सेंटर है जो जहाँ फिजिकल मेडिकल हो रहा वो 800 किलोमीटर दूर भी हो सकता है। तो वो डिपेंडिंग ऑन कि आपके नियर बाय एरिया में कहाँ आप है। तो वो तो नवंबर के आसपास, नवंबर इंड या दिसंबर, ठीक है ना, मोस्ट प्रोबेबली नवंबर इंड या दिसंबर फर्स्ट वीक के लिए आप लोग मेंटली तैयार रहो। अब उसमें से देखो, हमेशा ध्यान रखो कि जो 22 बैचेज हैं, 22 वाला बैच है, तो उससे आपका जो आरएमई है, री मेडिकल एग्जामिनेशन, वो आपका मेडिकल एग्जामिनेशन का जब रिजल्ट मिलता है उसके नेक्स्ट डे ही आपको बुलाते हैं। अब जो कैंडिडेट ओवरवेट हो, तो आप एक दिन में तो वजन कम नहीं कर सकते हो, तो कोशिश आप अभी से, खास करके ओवरवेट वाले कैंडिडेट, एकदम आज से रनिंग स्टार्ट करो। आज से पूरा ये रनिंग, स्विमिंग जो भी कर सकते हो उसको करो, साइकिलिंग, मतलब जो आप एक्सरसाइज फिजिकल, जितना रनिंग बेटर है, स्विमिंग भी बेटर है। लेकिन अब ऑब्वियसली स्विमिंग का सबके पास सुविधा उपलब्ध नहीं होता है, लेकिन रनिंग का तो आप कहीं भी रन कर सकते हो, कहीं भी दौड़ सकते हो। तो जो भी एक्टिविटी में आपको लगता है प्रॉब्लम है, वो उसको अभी से करो। अब मान के चलो कि फिजिकल स्टैंडर्ड आप जानते हो कि सो फीमेल है, उनके लिए 157 सेंटीमीटर है, और मेल के लिए 165 सेंटीमीटर आपका ये मिनिमम हाइट है। मेल के लिए आपका जो चेस्ट होना चाहिए 81 सेंटीमीटर होना चाहिए अनएक्सपेंडेड, और मिनिमम 5 सेंटीमीटर आपका एक्सपेंशन होना चाहिए। अब कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं, आई रिमेम्बर इन माय बैच इटसेल्फ, एक स्टूडेंट आता था ना, एक कैंडिडेट, वो कितना भी उसको समझाया उन्होंने, कमांडिंग ऑफिसर जो थे, उससे एक्सपेंशन हो ही नहीं रहा था। तो उन्होंने फिर बोला कि ऐसा है, ये हम लोग को बोले कि ऐसा ये आपका बैचमेट है, आप इसको सिखाइए टिप्स कैसे कर सकते हैं, हम लोग तो थक गए हैं। अब बात है कि वो लोग नहीं चाहते हैं कि आप रिजेक्ट हो जाओ, आपको मौका देते हैं, लेकिन आप नहीं कर पाते हो, तो उसमें उनकी कोई नुकसान नहीं है, आपका नुकसान है। तो इसमें से ये रिक्वायरमेंट होता है। फिर आपका जो वेट चार्ट वगैरह वो मैं डिस्कस करूंगा। ऑब्वियसली ग्रेजुअली मैं एक ही चीज में सब चीज नहीं कर सकता हूँ, लेकिन उसके लिए भी मैं ये डिस्कस करूंगा। फिर ये जब आप फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में पास हो जाते हो, तो फिर आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होता है। एफिशिएंसी टेस्ट में मेल के लिए 4 इवेंट्स हैं और फीमेल के लिए 3 इवेंट्स हैं। ओके, तो मेल के लिए आपका दोनों 100 मीटर पहले, सबसे पहले जनरली मेजोरिटी ऑफ जगह ये ऑर्डर में होता है जनरली कि 100 मीटर पहले करा लिए जाते हैं। तो 100 मीटर मेल के लिए कितने हैं आपके, 16 सेकेंड मिलते हैं, और फीमेल के लिए 100 मीटर में जो है 18 सेकेंड्स मिलते हैं। 100 मीटर करने के बाद आपको 800 मीटर कराते हैं। 800 मीटर में मेल के लिए 3 मिनट 45 सेकेंड और फीमेल के लिए 4 मिनट 45 सेकेंड। फिर आपका लॉन्ग जंप, लॉन्ग जंप में आपका मेल के लिए 3.5 मीटर और फीमेल के लिए 3 मीटर, और दोनों में 3 अटेम्प्ट दिए जाते हैं, ठीक है। शॉर्ट पुट, शॉर्ट पुट देखोगे कि बीच में जो है सिंगल अटेम्प्ट दिया जा रहा था, लेकिन कई सारे कैंडिडेट्स जो बीच में फेल हो गए थे, उन्होंने फिर डिफरेंट फोरम पे उसको लिखा, उसको मेल किया, तो फिर फाइनली यहाँ भी 3 अटेम्प्ट्स दे दिए शॉर्ट पुट। तो शॉर्ट पुट सिर्फ मेल के लिए, फीमेल के लिए शॉर्ट पुट नहीं है। तो 7.26 केजी का जो आपका शॉर्ट पुट होता है, उसको 4.5 मीटर फेंकना होता है। अब इसमें भी 3 अटेम्प्ट्स दिए जा रहे हैं। अब इसमें से बस एक ही प्रॉब्लम होता है कि जो सर्कल है, जो आपका वृत्त है, उससे बाहर नहीं निकलना है। कभी कभी क्या होता है, स्टूडेंट ज्यादा फेंक देते हैं, 6 मीटर फेंक दिए, सिर्फ 6.5 मीटर फेंक दिया, कुछ ये होते हैं 7 मीटर भी फेंक दी, लेकिन पता चला कि आप लाइन को टच कर गए, लाइन को बाउंड्री से बाहर आ गए, तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो लेकिन चलो 3 अटेम्प्ट मिलता है, तो 1 अटेम्प्ट में आप मिस्टेक करते हो, तब भी हो सकता है। सबसे ज्यादा जो मिस्टेक होता है कैंडिडेट से लॉन्ग जंप में होता है, ये चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। लेकिन एक चीज ध्यान रखना कि रनिंग यदि आप बेटर तरीके से कर सकते हो, तो आपका लॉन्ग जंप डिफिकल्ट नहीं है। हाँ, लेकिन कोशिश करना है कि सॉफ्ट ग्राउंड पे ये करो, जहाँ जो प्लॉट फील्ड है, जुते हुए जगह हैं, आइदर आपको किसी ट्रेनिंग सेंटर में या फिर किसी प्लेग्राउंड में या फिर किसी पार्क में, या नहीं है कोई गांव वगैरह में रह रहे हो तो आप खेत में भी कूद सकते हो, जहां भी आपको मौका। तो लॉन्ग जंप में आपको फोकस ज्यादा करना है। रनिंग आपका अच्छा है तो लॉन्ग जंप, क्योंकि ये सारे इवेंट्स जो है ना, आप ऑफिसर बनने जा रहे हो, डायरेक्टली अपॉइंटेड गेस्टेड ऑफिसर बनने जा रहे हो, तो ये आपका इतना टफ नहीं होता है। लेकिन बहुत सारे कैंडिडेट्स जो हैं, और लॉन्ग जंप में सबसे ज्यादा कैंडिडेट्स बाहर होते हैं, तो इस बात का ध्यान रखना।
अब ऑलरेडी हमने बोला कि जो 2 3 कैंडिडेट्स हैं, तो उसमें से करीब करीब जो होंगे आधे से ज्यादा, यानी कि हम मान कर चलते हैं रफ में आपको 1000 कैंडिडेट बचेंगे जो पर्सनालिटी टेस्ट पीटी अपना देंगे। तो कुछ ऐसे कैंडिडेट्स ऑलरेडी मैंने बताया कि शायद उनको मौका मिलता इंटरव्यू का मिले तो वो टॉप 10 टॉप 20 में आ सकते हैं, लेकिन वो फिजिकल मेडिकल किसी इवेंट में बाहर हो जाते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है, आपको ये चीज करना है कि अभी से पूरे फोकस रखो। और लॉट ऑफ टाइम आपने इंटरव्यू पर्सनालिटी टेस्ट का मार्क्स ऑलरेडी देखा हुआ है, 22 23 सब कैंडिडेट्स का कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं जो सपोज करो कि रिटर्न में कुछ ऐसे कैंडिडेट्स हैं 130, ये इंटरव्यू में पर्सनालिटी टेस्ट में 130 भी लाए हैं, और कुछ जो है वो 65 66 66 70 से बिलो भी लाए हैं। अब सोच सकते हो ना कि कितना ज्यादा का डिफरेंस है। अब ये तो हाईएस्ट एकदम हो गया, लेकिन ऐसे भी रखो 105, 105 तो बहुत सारे कैंडिडेट्स का आया। अब 105 और किसी का 85, तो मैं ये तो ना तो वर्स्ट ले रहा हूँ ना बेस्ट ले रहा हूँ। यहाँ भी 20 मार्क्स का डिफरेंस होता है। 20 मार्क्स छोड़ दो, 1 मार्क जो है वो आपको मेक और ब्रेक कर सकता है। तो जिनको भी लगता है कि हमें थोड़ा सा कम मार्क्स रिटर्न में आया है तो इंटरव्यू में पुश करो, और कहीं भी जहां भी आपको मौका मिलता है आप मौक दो, चीजों को करो, वर्क करो। रिटर्न में आप कुछ नहीं कर सकते हो, आप वो पिटारा बंद हो चुका है। अभी आपके पास 150 का जो पिटारा खुला हुआ है, इसमें आप मैक्सिमाइज कर सकते हो। थ्योरेटिकली तो 150 का 150 ला सकते हो, लेकिन 150 तो आएगा नहीं ना। लेकिन अब तक जैसे हर बार जो होता है ना कि बेंचमार्क किसी चीज में, अब क्रिकेट में लो, एक टाइम था क्रिकेट में आप वनडे देखते हो तो कुछ टाइम होता था ना 200 मार्क्स को चेज, 200 रन को चेज करना बहुत मुश्किल था। और एक वो भी दौर आपने देखा कि जब 400 प्लस रन किसी टीम ने बनाया और उसको चेज करके उसको डिफीट कर दिया। तो धीरे धीरे चीजें चेंज होती जा रही, बहुत सारी चीजें। तो अभी इधर कपल ऑफ ईयर से 107 हाईएस्ट प्रश्न, ये सॉरी 113 हाईएस्ट किसी 1 ईयर में, जैसे 107 हाईएस्ट पर्सनालिटी टेस्ट में था। फिर देखोगे कि इधर लास्ट 3 ईयर से, यानी कि 20 आपके ये 19 2020 और 20 सॉरी 2018 2019 और 2020, इन तीनों 3 बैचेज में 113 हाईएस्ट स्कोर इंटरव्यू में रहा पर्सनालिटी टेस्ट में। 21 वाला जो बैच था उसमें से 3 ऐसे कैंडिडेट्स थे जिनको 120 मिले। तो देखो 113 से बेंचमार्क कहाँ शिफ्ट हो गया, तो 120। अब जो 22 में है, हाईएस्ट जो 2 कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनको 130 मार्क, ये मार्क्स मिला। तो इसको बेंचमार्क आप ये अब मान के चल सकते हो। अब हो सकता है, ऐसा नहीं है कि आप 23 में, 23 बैच वाले में हो सकता है कि 120 ही हाईएस्ट रहे, हो सकता है 115 ही हाईएस्ट रहे, लेकिन पॉसिबिलिटी है 131 भी हो सकता है। तो अब जो बेंचमार्क आप रख सकते हो कि 130 अब किसी का आया है, तो हम भी वो कैंडिडेट हो सकते हैं। लेकिन आप हमसे बेटर आप अपने को जानते हो, मैंने बोला ना मैं सबको तो नहीं जानता हूँ ना। जो ये 1000 के करीब पर्सनैलिटी टेस्ट देंगे, मैं सबको नहीं जानूंगा, मैं सबको नहीं जानता हूँ। लेकिन आप अपने को जानते हो कि हमारी क्या पोटेंशियल है, आप वर्क करो। ए लॉट ऑफ टाइम होता है, कुछ कैंडिडेट्स हैं जिनको मुझे लगता था ना कि थोड़ा और लाएंगे, लेकिन कुछ ट्रेजेडी हो जाती है। बट लाइफ इज जर्नी। वो कहते हैं ना कि इवन इफ यू आर एट राइट ट्रैक और यू आर मूविंग और ड्राइविंग इन राइट लेन, स्टिल एक्सीडेंट में हैपन ड्यू टू मिस्टेक ऑफ समवन एल्सेस, और at that moment what decision you have taken, even if you were moving at right direction, तो थिंग्स कैन हैपन। ये एक कंटिन्यूअस जर्नी है, चीजें हम इसमें से डिटेल एवरी कंपोनेंट्स को, चाहे वो डीएएफ आपका हो, चाहे वो फिजिकल हो, मेडिकल हो, पर्सनालिटी टेस्ट हो, सबके सेपरेट में हम ये करेंगे। और कुछ जो सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनसे भी इंटरेक्शन आपका किया जाएगा। ऑलरेडी बहुत सारे कैंडिडेट्स का जो मॉक इंटरव्यू, उनसे कम्युनिकेशन, उनका से जूम टॉक रिलेटेड टू देयर जर्नी एंड ऑल, ये मैं करता आ रहा हूँ और ये चलता रहेगा। ठीक है, तो आप देखो, अब कुछ कैंडिडेट होते हैं ना कि 3 मिनट्स का भी वीडियो बनाया जाए, 2 मिनट्स का भी, तो वो देखने का जहमत नहीं उठा पाते हैं, तुरंत मैसेज करते हैं कि सर मैं आपसे कैसे कांटेक्ट करूं। अब 2 मिनट का वीडियो देख लोगे, अब जिनके पास 3 मिनट्स का नहीं देखने का है तो उस बेटर है कि वो ना कांटेक्ट करो, तो मुझे ज्यादा खुशी होगी। ठीक है, लेकिन जिनको लगता है कि ठीक है कुछ यूज है, तो आप किसी भी वीडियो को पूरा रूप से देखो, तब आप समझ पाओगे। जो क्वेश्चन आप पूछते हो एक्चुअल में मैंने उसका एक्सप्लेनेशन जो है उसमें दे दिया है, लेकिन फिर भी आपके पास
चैनल बहुत सारे जो वीडियोज हैं, चैनल हैं, उस पर आप स्विम करते हो, अंदर डुबकी नहीं लगाते हो, और उसी के कारण प्रॉब्लम होता है। सेम सिचुएशन एग्जाम में भी होता है। आप न तो किसी का प्रैक्टिस करते हो, न टेस्ट लिखते हो, न बुक को थॉरवली पढ़ते हो। सेम बुक से आता है, आप पढ़ते नहीं। तो हर चीज को प्रॉपर जितना आप करोगे, जितना उसमें डूबोगे, उसके बाद कुछ भी क्वेश्चन क्यूरी रहता है, तो आप प्लीज मैसेज कर सकते हो व्हाट्सएप नंबर 8527146498, या टेलीग्राम नंबर 7404909669। मैसेज ओनली प्लीज, नो कॉल। यदि ऐसी जरूरत होगी तो ऑब्वियसली आई विल अपॉइंट यू टाइम, आई असाइन यू टाइम। जैसे होते हैं जोश वाले इतने कि जस्ट नंबर देखे कॉल सेंटर टाइप का लगा देते हैं। आई एम सॉरी टू से, आई एम समटाइम आई एम यूजिंग हार्श वर्ड, बट दैट इज द पार्ट ऑफ लाइफ। कि आप, मैं किसी को नंबर दे रहा हूं तो इट डजंट मीन कि आप कॉल सेंटर टाइप का ये करोगे। ये हमारा, ये आपका अधिकार नहीं है कि आप जब चाहोगे कॉल। ये ऑब्वियसली मैं आपको सुविधा प्रोवाइड करा रहा हूँ कि ठीक है, कि ताकि मैं सपोर्ट कर सकूं, कुछ हेल्प कर सकूं। अब मैं किसी से मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो क्या मैं उस समय कॉल लूंगा? मैं किसी स्टूडेंट का मॉक इंटरव्यू ले रहा हूँ, क्या मैं उस समय कॉल आपका लूंगा? नहीं। किसी स्टूडेंट को गाइड कर रहा हूँ, कॉल कर रहा हूँ, तो क्या मैं कर सकता हूँ? नो। तो इट्स बेटर है मैसेज करो, जो जेन्यून आपके क्वेश्चंस होते हैं वो मैं करता हूँ, और ये चलता रहेगा। ओके, थैंक यू।